एक बार की बात है। आश्रम के सभी शिष्य जब दूसरे कामों में लगे हुए थे तो एक शिष्य कोने में बैठकर चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वो अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद सभी शिष्य पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते हैं। वहीं पर वो शांत रहने वाला शिष्य एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता है। तो तभी शिष्यों को आश्चर्य होता है क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। वो आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। यह देखकर बुद्ध को बड़ी प्रशंसा होती थी। उसे लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो चुप रहने की ताकत को समझता है और उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता था तो उस शिष्य की राय जरूर लिए करते थे। लेकिन यही बात बुद्ध के एक शिष्य को बड़ी खटकती थी क्योंकि वो शिष्य बुद्ध का प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसलिए वो बुद्ध के सामने दूसरे शिष्यों के कर्मों में कुछ न कुछ कमियां निकालता रहता था और आश्रम के सभी शिष्यों में बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि वो सबके साथ हंसी मजाक करता रहता था और उनसे दिन भर बातें करता रहता था। तो इसलिए उसकी सभी शिष्यों से दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम में बुद्ध उनकी राय न लेकर दूसरे शिष्यों की राय लेते थे तो ये बात उसे बड़ी खटकती थी और उसे यह लगता था कि वो उस दूसरे शिष्य से ज्यादा ज्ञानी है। लेकिन बुद्ध फिर भी उसकी तारीफ करते थे। ऐसा नहीं था कि बुद्ध को उस शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था जिससे बुद्ध उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा भी करता था, चाहे उसे कोई सलाह ना भी मांगे, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपनी सलाह देता रहता था। वो बहुत ज्ञानी था लेकिन बुद्ध उसे अपने तरीके से सिखा देना चाहते थे ताकि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो शांत रहकर ध्यान की गहराइयों को छू जाए। असल में हर गुरुजी की यही इच्छा होती है। वो किसी तरीके से उस शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उस सत्य को जाना जा सकता है और उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। परंतु एक दिन बुद्ध को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ और जो भी दो शिष्य सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे तो उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए बुद्ध ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, तो इसलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगेगा। कोई भी इस काम को औपचारिकता में न ले वरना वो अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देगा। आश्रम में बुद्ध ने जानबूझकर उस शिष्य को चुप रहने वाले शिष्य से की जोड़ी बना दी और उस शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वो बुद्ध को दिखा देगा कि वो चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा बुद्धिमान है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग जगह से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता है और उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक अहंकार होता था जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अग्रहीन समझते थे। वहीं पर दूसरा शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले तो उस शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। यह देखकर उस शिष्य के मन ही मन में बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन जब वो दोनों भिक्षा का सम्मान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे
तो तभी उस शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए। बुद्ध ने हम दोनों को एक ही साथ भिक्षा मांगने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उस शिष्य के थैले में डाल दी। तो वह चालाक शिष्य मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था कि अब बुद्ध को ये पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी है। उसे लग रहा था बुद्ध मुझे इससे कम बुद्धिमानी समझेंगे, इसलिए उसने ये तरकीब लगाई। सभी शिष्य के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तो ले ली गई, तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। तो बुद्ध ने इन दोनों को अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी शिष्यों के सामने उनकी पीठ पे थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबादी बात दी और कहा कि मैं आश्रम की जिम्मेदारी तुम दोनों को नहीं सौंप सकता, जिससे आपकी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की सारी जिम्मेदारियां उसे ही सौंप दी जाएगी। जब उन्होंने उससे पूछा कि तुम में से ज्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया था, तो चालाक शिष्य ने कहा बुद्ध मैं इससे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने वो दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल दी। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना मैं अपनी भिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर बुद्ध ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसकी बातों से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए हो? ये सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि बुद्ध मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं ये साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में ये उल्टा बोल रहा है, दुगनी भिक्षा मैं लेकर आया था। ये मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था और इसी ने मुझे भिक्षा एक थैले में डालने के लिए कहा था। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज सभी भी संध्या के समय ढल रहा था। बुद्ध को पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन सभी शिष्यों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। यह सुनकर वाचल शिष्य जोर से बोल पड़ा कि बुद्ध पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है और आसमान में लालिमा छाई हुई है और ये बहुत सुंदर दृश्य है। परंतु वो तो और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन बुद्ध ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्त और प्रेम से उनकी आंखें भर आई थी। बुद्ध को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बुद्ध ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को यह दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, परंतु उसे महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को आप ही आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारे करते हुए बुद्ध ने कहा, असल में सुंदरता इसी शिष्य ने देखी है। दूसरे शिष्य ने सिर्फ सुंदरता की उपव्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है और अपने आप को ऊंचा देखने की सभी कोशिश नाकाम होती देखकर वाचन शिष्य वहीं पर जोरों जोरों से रोने लगा। उसको चुप करते हुए बुद्ध ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी शिष्य को संबोधित करते हुए बुद्ध ने बताया कि शब्द एक जाल की तरह होते हैं और हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्या पैदा होती है। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वो शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है और इसी वजह से अति मूर्ख होने की बजाय वो वही मूर्ख होता चला जाता है। तो वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, ये सब
हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। ये सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। परंतु जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं और आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने आप को जान पाते हैं, और एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वो सादगी, वो अहंकार, वो स्पष्टता की झलक, सब कुछ सामने नजर आने लगती है और कुछ साबित करने को नहीं रह जाता है एवं कुछ बताने को नहीं रह जाता है। सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारे करते हुए बुद्ध ने कहा कि अभी जो दृश्य है इस शिष्य ने देखा है तो ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा और वो अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क रहता रहेगा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें वो महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा कि उसे दिखाई दे पहाड़ के सूरज या फिर उसकी लालिमा। लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को, उस संदेह को वो कभी नहीं देख पाएगा। परंतु अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं कि वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं और अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और उस साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा, और उसकी ये भोग बढ़ती जाएगी और वो संसार में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए ये समझने की बात होती है कि बहिर्मुख होने की बजाय हम अतिमुख होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए बुद्ध ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद बनने लगती है। क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। और चुप रहने की कला सीखने के बाद अपनी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता दोनों में बहुत ज्यादा फायदा होता है। जिसे दर्शन कहते हैं वो मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी शिष्यों ने कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर बुद्ध ने अपनी बात खत्म कर दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।